नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 2020 वाला जो पेपर सोल्व कर रहे थे उसका ये पार्ट नंबर 3 अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको भी हम सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और आप कोई भी किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो, ड्राइंग से हो तो आप ये पेपर जो है ज़रूर देखें, सारे पेपर देखें ड्राइंग वाले, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो सेम ही होता है सबका। ठीक है, ड्राइंग सब्जेक्ट है तो ये मैटर सेम ही होता है, अंदर का कुछ चीज़ें बदलाव नहीं होती है, तो आप ज़रूर देखें। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन है 51 से स्टार्ट करते हैं 50 तक हम कर चुके हैं। वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो जो पहले से अपलोडेड हैं उनके मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जा कर के देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सही मिलान करने वाला यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें बताना है कि इनमें से कौन से कलाकार हैं जो ये आपस में इन्होंने कौन कौन सा जैसे काम किया। जैसे जी.आर. संतोष का काम कौन सा है, निकोलस रोरिक का काम कौन सा है, राम गोपाल विजयवर्गीय का काम कौन सा है, सतीश गुजराल का काम कौन सा है। अब देखिए, आपको पता है जी.आर. संतोष के बारे में कि जी.आर. संतोष जो हैं ये कैसा काम करते थे। हमें पता है कि ये तंत्र कला से संबंधित है। पहले हमें एक आ रहा है तो एक को मिलाओ, उसके बाद में देखो कि डी में सी किस में जा रहा है। तो इस डी में सी जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ये कट हो गया और हमारा ये भी कट हो गया। बच गया कितना, 2 नंबर और 4 नंबर बच गया। अब देखिए, इसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए पर्वत श्रृंखला, ये आपको पता है निकोलस रोरिक ने बनाई है। किसने बनाई है? निकोलस रोरिक ने बनाई है। तो सी में क्या आ रहा है? सी में बी आ रहा है, तो बी इसमें है, डी इसमें, तो ये हमारा कट हो गया। इसका मतलब 4 नंबर सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक ही बात याद रख लिए, सतीश गुजराल ने म्यूरल में काम किया है। किस में काम किया? म्यूरल यानी भित्ति चित्र जो होती है उसमें काम किया है। किसने? सतीश गुजराल ने। और राम गोपाल विजयवर्गीय है, राजस्थान के कलाकार हैं, जिनका जन्म 1905 में हुआ था और ये वास पद्धति में काम करने वाले कलाकार हैं। और ये निकोलस रोरिक, इन्होंने पहाड़ी जो पर्वतमाला है उसकी काफ़ी ज़्यादा इसने पर्वत श्रृंखला के चित्र बनाए हैं। आप ये बात याद रखोगे, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बन भी चुका है। और जी.आर. संतोष तंत्र कला से संबंधित है कलाकार। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। बाकी सतीश गुजराल की वास पद्धति में काम करते थे और इनकी चित्र भी है फेमस, जिसमें मैं आपको अगर बताऊँ तो मेघदूत श्रृंखला पे इसने काम किया है। किस पे काम किया है? मेघदूत श्रृंखला पे इसने काम किया है। ठीक है, मेघदूत श्रृंखला कालिदास द्वारा जो रचित है उन पे इसने काम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 52, साहेबदीन और मनोहर किस शैली से संबंधित है? ठीक है, साहेबदीन और मनोहर। फ्रेंड्स, साहेबदीन और मनोहर जो कलाकार हैं ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। कमल चंद्र ये भी हैं। ठीक है, कमल चंद्र भी है, मनोहर भी है, साहिबदीन भी है। एक है साहिब राम, एक है साहिब राम, ये भी आप याद रखना। साहिब राम कलाकार भी है, लेकिन दोस्तों ये साहिब राम जो कलाकार है ये जयपुर शैली का है। कौन सी शैली का है? जयपुर शैली का। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है साहिबदीन। कौन है? साहिबदीन है। और ये है साहिब राम। तो साहिब राम अगर आ जाए तो जयपुर का होगा, अगर साहिबदीन आ जाए तो कौन सी शैली का होगा? मेवाड़ शैली का होगा। इनमें ये थोड़ा सा ये डिफरेंट है दोनों का, ये चीज़ों का डिफरेंट है, आप याद रखोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? अमृता शेरगिल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किस चित्रकार, इनमें से कौन सा चित्रकार है जिसे ये प्रभावित रही थी। आपको पता है ये जो है पॉल गोगुआ से प्रभावित थी। पॉल गोगुआ काम करते थे ताहिती कला का। ताहिती वहाँ की पश्चिम के अंदर कोई ग्रामीण इलाका था ताहिती, वहाँ की महिलाएं थी। उनके ये ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं, आदिवासी टाइप की महिलाएं होती हैं, तो उन ताहिती महिलाओं का उन्होंने चित्रांकन ये करते थे। कौन? पॉल गोगुआ करते थे। ताहिती महिलाओं के काफ़ी सारी पेंटिंग बनाई है। तो पॉल गोगुआ की अगर अंदर पूछे, डीपली पूछे, तो अमृता शेरगिल पॉल गोगुआ की ताहिती कला से प्रभावित थी। कौन सी कला से? ताहिती कला से प्रभावित थी अमृता शेरगिल, महिला कलाकार। हंगरी बुडापेस्ट में इनका जन्म 1913 में, 1913 में इनका जन्म हुआ था, 1913 में। ठीक है, और ये इन्होंने शिमला में स्टूडियो भी स्थापित किया था। भारत आई थी तो इन्होंने शिमला में स्टूडियो भी स्थापित किया था। शिमला में अमृता शेरगिल ने, याद रखना, शिमला में अपना स्टूडियो भी बनाया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो काम किया है दोस्तों, ये बात याद रखोगे, तेल रंग में इन्होंने ज़्यादातर काम किया है। कौन से मीडियम में? अगर मीडियम पूछ ले तो आप कहोगे तेल रंग में। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है एक 3 कन्याएँ या 3 महिलाएँ या 3 बहनें, कैसे भी पूछ ले तो वो तेल रंग में बना हुआ चित्र है जो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी 1941 में, 1941 में, 1913 में जन्म हुआ था। ठीक है, मात्र 28 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन 28 वर्ष की उम्र में भी
इनका जीवन काल रहा था 28 वर्ष का। इतने जीवन काल में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर ली थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है दोस्तों, एक बात और कि हमारे भारत की जो अजंता है उनसे भी प्रभावित रही थी, अजंता से, क्योंकि इन्होंने भारत भ्रमण किया था तो अजंता भी गई थी, अजंता में चित्र देखे थे, उनसे भी प्रभावित रही हैं अमृता शेरगिल। तो ये भी बात याद रखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोलकालीन जो नटराज की मूर्ति है उसका मीडियम पूछा गया है दोस्तों। देखिए, चोलकालीन जो नटराज की प्रतिमा आप सभी को पता है वो कांस्य माध्यम में बनती है। कौन से माध्यम में? नटराज की प्रतिमा कांस्य माध्यम में बनती है, याद रखोगे। चोलकालीन नटराज की प्रतिमा कौन से कालीन है? चोलकालीन है। नटराज की प्रतिमा चोलकालीन है जो कांस्य से बनती थी। किससे बनती थी? कांस्य से। नटराज की प्रतिमा आपको पता ही है। अच्छा, नटराज की जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है? एक बात याद रखोगे, नटराज की जो मुद्रा होती है, कौन सी मुद्रा? खड़े होने की जो मुद्रा है वो अतिभंग मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? अतिभंग। कृष्ण भगवान जो खड़े होते हैं वो त्रिभंगी मुद्रा होती है। अब देखिए, जिसमें बहुत, उसमें 3 भंग दिखाई देते हैं, कमर इधर, पैर इधर, शोल्डर इधर। तो ये 3 भंग हो जाते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 भंग दिखाई देते हैं तो त्रिभंग है। अगर जिस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा भंग दिखाई देते हैं तो वो कौन सा हो जाता है? वो अतिभंग। इसमें तो न जाने कितने भंग दिखाई देते हैं। किसमें? ये वाली पेंटिंग में जो नटराज की प्रतिमा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अतिभंग मुद्रा कहते हैं। याद रखोगे, अतिभंग मुद्रा। ठीक है, अतिभंग मुद्रा। इसने अपने पैरों के नीचे, देखिए ये जब डांस कर रहा होता है, आप नटराज की प्रतिमा देखोगे, ये जब डांस कर रहा होता है, इसके पैरों के नीचे एक पुरुष होता है, बोना राक्षस होता है, वो अज्ञान रूपी बोना राक्षस होता है, उसको ये कुचल रहे हैं, अज्ञानता का विनाश कर रहे हैं। इसका मतलब होता है नटराज जो है वो अज्ञानता का विनाश करते हुए दिखाई जाते हैं। इसके बाद में देखिए, निम्न में से कौन से मूर्तिकार नहीं हैं? ऐसा पूछा गया, इनमें से मूर्तिकार नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको पता है रामकिंकर बेज क्या थे? एक मूर्तिकार थे, बहुत ही फेमस मूर्तिकार थे। धनराज भगत भी क्या थे? ये भी एक मूर्तिकार थे। यानी कि रामकिंकर बेज भी मूर्तिकार हैं, धनराज भगत भी मूर्तिकार हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये पीवी जानकी राम है, ये भी एक मूर्तिकार थे। ठीक है, ये पीवी जानकी राम भी मूर्तिकार थे। लेकिन ये जो लक्ष्मण पे है ये एक चित्रकार हैं। इन्होंने पीवी जानकी राम गणेश जी की बनाई एक प्रतिमा, इनके द्वारा बनाई गई ये प्रतिमा गणेश जी। जैसे रामकिंकर बेज ने संथाल फैमिली भी बनाई है, सुजाता मूर्ति भी बनाई है, कई सारी बनाई है। रविंद्र का पोएट भी बनाया, पोएट मतलब जो होता है ना सबिहे वाला मूर्ति, वो इसने बनाया है। कई सारे मिलकोल भी इसने बनाई है। पीवी जानकी राम का ये गणेश जो है ये फेमस है, पीवी जानकी राम का। और ये पत्थर माध्यम में काम करते थे। रामकिंकर बेज सीमेंट एंड कंक्रीट में माध्यम में काम करते थे, पीवी जानकी राम धातु में काम करते थे। लक्ष्मण पे जो है ये चित्रकार रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो मूर्तिकार नहीं है, एक बात याद रखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं वाला तो ये नहीं है मूर्तिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय चित्रकार को मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो गोल्डन बियर पुरस्कार है ये एम.एफ. हुसैन को मिला है। किसको मिला है? एम.एफ. हुसैन को। इसको मिला है एम.एफ. हुसैन को मिला है। ये बर्लिन का महोत्सव था, वहाँ पे गोल्डन बियर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया था, इन्होंने एक मूवी बनाई थी, उस मूवी के लिए गोल्डन पुरस्कार जो है वो मिला है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया? देखिए ये पूछा है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, महाराजा स्कूल कहाँ पे है? महाराजा स्कूल कहाँ पे है? आपको पता है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है जयपुर में है। इसका मतलब ये राजस्थान के जयपुर कॉलेज की बात कर रहे हैं, स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसमें कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे थे। कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे। बंगाल में ये थे अवनिंद्र नाथ, बाकी यहाँ पे कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे थे। इनको यहाँ पे भेजा गया था उपाचार्य पद के रूप में बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार करने के लिए। जैसे देवी प्रसाद राय चौधरी को कहाँ पे भेजा था? मद्रास में भेजा था, जहाँ पे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज है वहाँ पे भेजा था, जो पूरे भारत के अंदर सबसे पहला जो कला का स्कूल जो स्थापित किया गया था, कला महाविद्यालय जो बना था वो कहाँ पे बना था? मद्रास में ही बना था दोस्तों, 1805 में। अगला क्वेश्चन देखिए 58। स्टेला क्रेमरिस ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था? इनमें से कौन सा कलाकार है जिसको घनवादी चित्रकार की संज्ञा दी थी? किसने? स्टेला क्रेमरिस ने कहा था। 58। ठीक है, अब देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर, आपको पता है 67 वर्ष की उम्र में ये चित्रकारिता शुरू करते हैं। इसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। इनमें से कोई नहीं है तो छोड़ ही दो, छोड़ नहीं देखें, पहले देखते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर देखते हैं वाटर पद्धति में काम किया, लेकिन घनवादी का ऐसा कोई काम ही नहीं है, इनका छोड़ देते हैं।
गगनेंद्र नाथ ठाकुर देखते हैं, ये बिल्कुल है। तो इनमें से ये भी हट गया, तो कौन सा हो गया? गगनेंद्र नाथ ठाकुर। इन्होंने घनवादी के रूप में भी, घनवादी शैली का भी काम किया है, याद रखोगे आप। घनवादी शैली में घनवादी चित्रण भी किया है। किसने? गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, नंदलाल बोस भी थे, डीपी राय चौधरी भी थे, शारदा उगिल भी थे, लेकिन यहाँ पे राजा रवि वर्मा एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो तेल चित्रण में काम करते थे, पाश्चात्य पद्धति में काम करते थे। बंगाल स्कूल का क्या उद्देश्य था? हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कला है, जो परंपरागत कला है, भारतीय कला, इसको आगे बढ़ाना है, भारतीय स्टाइल को आगे बढ़ाना है, भारतीय कला को आगे बढ़ाना है। लेकिन राजा रवि वर्मा न तो कोई आंदोलन से जुड़े थे, न कोई स्कूल से पढ़े थे, ये स्वतंत्र रूप से चित्रकारी करते थे और ये पाश्चात्य जो शैली है उसमें काम करते थे, पाश्चात्य शैली में। तो बंगाल स्कूल का इसने कुछ भी योगदान नहीं दिया है। इसने बंगाल स्कूल का छोड़ो, इसने किसी का भी योगदान नहीं दिया है। इसने पाश्चात्य शैली में काम किया, तेल चित्रण का काम किया है। कौन से मीडियम में? तेल चित्रण में। भारत में सबसे पहले तेल चित्रण का काम राजा रवि वर्मा ने ही किया है। बहुत ज़्यादा फेमस थे ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफिक प्रेस भी खोली थी सर माधवराज की सहायता से, ये भी आप याद रखोगे। तो बंगाल स्कूल में इसका बिल्कुल भी योगदान नहीं, क्योंकि ये न तो कोई स्कूल में पढ़े थे, न कोई स्कूल से जुड़े थे। एक्चुअली में क्या हुआ था, ये जो कलाकार है ना, ये बंगाल स्कूल के कलाकार थे। ये कलाकार इनको कलाकार ही नहीं मानते थे कि राजा रवि वर्मा कलाकार नहीं है, कलाकार तो हम हैं, ये कहते थे, क्योंकि ये भारतीय थीम को लेकर के चलते थे और ये भारतीय थीम पे काम नहीं कर रहा था, इसलिए इसको इन्होंने कलाकार मानने से भी इनकार कर दिया। अवनिंद्र नाथ ने, शारदा उकिल ने, डीपी राय चौधरी ने, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सन 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया है? देखिए दोस्तों, राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं उनके आप पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो भी मिले हैं सारे के सारे आप याद रखोगे, क्योंकि राजस्थान वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम राजस्थान में रह रहे हैं और ये आरपीएससी का पेपर है, ठीक है, आरपीएससी का पेपर है, तो राजस्थान के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें से जो मूर्तिकार हैं जिनको पद्मश्री मिला है वो है अर्जुन लाल प्रजापति। कौन है? अर्जुन लाल प्रजापति है, याद रखोगे, अर्जुन लाल प्रजापति है, जिसने एक बनी ठनी नाम की मूर्ति भी बनाई है। बनी ठनी, कौन सी मूर्ति बनाई है? बनी ठनी एक मूर्ति भी बनाई है जो बहुत ही फेमस है। बनी ठनी की मूर्ति है, न की पेंटिंग, ठीक है, जिसको अर्जुन की बनी ठनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की बनी ठनी, याद रखना, अर्जुन की बनी ठनी। ये अर्जुन लाल प्रजापति के द्वारा बनाई गई है। 2010 में इसको पद्मश्री सम्मान मिला था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरनाथ सहगल को किस रूप में जाना जाता है? देखिए दोस्तों, अमरनाथ सहगल जो है ना, ये एक मूर्तिकार है। क्या है? एक मूर्तिकार है। आप याद रखोगे अमरनाथ सहगल कौन है? अमरनाथ सहगल एक मूर्तिकार है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ए नंबर हमारा सही हो जाए। न तो ये संगीतज्ञ है, न नृत्यकार है, न फिल्म निर्माता है। ये अटपटे से क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अमरनाथ सहगल अगर हमने देखा है, मूर्तिकारों के नाम भी पढ़े हैं, तो भी हम कर सकते हैं। एक ये भी काफ़ी ये अच्छे कलाकार हैं जिनका काम वेस्टर्न विदेशों में लगा है, तो ब्रिटिश के अंदर इनका काम लगा है। जैसे ये ब्रिटिश भारतीय एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अनीश कपूर जो है ना, ये ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, याद रखोगे। अनीश कपूर ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं, जिनका जैसे काम है, कुछ काम मैं आपको इनका बताता हूँ। जैसे टर्निंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन इनका काम है, एक टर्निंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन, टर्निंग ऐसे नहीं लिखा जाएगा, टर्निंग, हाँ जी ऐसे लिखा जाएगा, टर्निंग, टर्निंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, टर्निंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन, ये इनका काम है। आप अनीश कपूर के काम देखना, बहुत ही शानदार शानदार काम मिलेंगे आपको। टर्निंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन भी है, और मिलेनियम के शिकागो पार्क में कुछ और भी कई सारे काम हैं। आप देखना, आप देखोगे ना तो चीज़ें देखोगे तब ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। टर्निंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन, ये अनीश कपूर का ही काम। अब देखिए, मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। मूर्ति कला से इनमें से कौन सी कला है जो एक प्रयोग करके बनी है? देखिए, ग्राफिक कला ऐसी कला नहीं है जो मूर्ति कला से प्रयोग, लोक कला भी नहीं हो सकती। परंपरागत कला क्या होती है, वो मूर्ति कला से थोड़ी ना उत्पन्न होगी, तो संस्थापन कला होगी। कौन सी होगी? इंस्टॉलेशन आर्ट होगी। इंस्टॉलेशन आर्ट उसको कहते हैं दोस्तों। तो मूर्ति कला से जो उत्पन्न एक प्रयोग करके जो कला बनाएंगे वो इंस्टॉलेशन कला है, संस्थापन कला है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कोई मूर्ति खड़ी है, ठीक है, इस मूर्ति को हमने मोटर लगा दिया नीचे, ये मूविंग कर रही है, साथ में साउंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक मोटर छोटी सी लगा दी, इसके यहाँ ऐसे लगा कि इसके कुछ लगा दिया, ये घूमेगा ऐसे ढाम ढाम ढाम, तो दीवार के भिड़ेगा।
तो ये जो होता है ना, ये होता है संस्थापन कला, इंस्टॉलेशन आर्ट। तो ये एक प्रयोगात्मक कला है, मूर्ति कला से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस कलाकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी है। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से आपको पता है, ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था अभी थोड़ी देर पहले, सतीश गुजराल वाला। सतीश गुजराल ने म्यूरल में काम किया है। किस में काम किया है? म्यूरल में। यही एकमात्र कलाकार हैं जो वास्तुकार भी हैं, याद रखोगे। म्यूरल में भी काम किया है और वास्तुकार भी प्रसिद्ध हैं वास्तुकार के रूप में, ठीक है। कौन? सतीश गुजराल। तो ये वास्तुकार हैं, इनके बारे में ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, ठीक है, बहुत बार बना हुआ है। तो आप याद रखोगे। तो 64 में हो जाएगा हमारा 3rd नंबर, सतीश गुजराल, जो एक वास्तुकार का मतलब पता है आपको? भवन निर्माता जो होते हैं उनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला कलाकार कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। इसमें मृणालिनी मुखर्जी हैं कलाकार, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। जूट की रस्सी और डोरी से जो शिल्प बनाने वाली जो महिला मूर्तिकार है, क्या है ये? मूर्तिकार है मृणालिनी मुखर्जी। ये मीरा मुखर्जी है ना, ये तो ब्रॉन्ज कास्टिंग में काम करती थी। किस में काम करती थी? ब्रॉन्ज कास्टिंग में काम करती थी। धातु कास्टिंग कह सकते हो, ब्रॉन्ज यानी काश्य, ब्रॉन्ज कास्टिंग में काम करती थी ये, ठीक है। बस्तर के घरों से इन्होंने सीखी थी ये ब्रॉन्ज कास्टिंग। कहाँ से सीखी थी? बस्तर के घरों से मीरा मुखर्जी ने। ये ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये मृणालिनी मुखर्जी है, ये जूट की रस्सी और डोरी के लिए प्रसिद्ध है। ये बात याद रखोगे आप। इसमें हमारा हो जाएगा 1 नंबर, रस्सी से बना दी है। बाकी देखो, फ्रेम बनाने के लिए क्या किया इन्होंने? सीधा तार ले लिया। ये खड़ा करेंगे तो तार तो लेना ही पड़ेगा। इस पर इसने क्या है, सूतरी लगा करके ऐसे नोट्स बना करके, नोट्स मतलब गांठें जो होती है ये बना करके ऐसे, और ये सूतली से पूरा ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा कर देती है। जैसे इनका एक है वन राजा, मृणालिनी मुखर्जी का आप देखना मूर्ति बनाई गई है वन राजा। कौन सी है? वन राजा। आप देखोगे बहुत ही शानदार मूर्ति है, जूट की रस्सी से बनी है, मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा बनाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवकी नंदन शर्मा की कर्म भूमि थी। देवकी नंदन शर्मा की कर्म भूमि थी दोस्तों, इसमें जो है वनस्थली विद्यापीठ होगी। कौन सी होगी? वनस्थली विद्यापीठ है, वो देवकी नंदन शर्मा की कर्म भूमि है। इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया था। और यहाँ पे ना गर्मी में शिविर लगते हैं भित्ति कैंप के, ठीक है। भित्ति कैंप के यहाँ पे शिविर लगते हैं, आज भी लगते हैं वर्तमान में भी, वनस्थली विद्यापीठ में, ठीक है। कहाँ पे लगते हैं? वनस्थली विद्यापीठ में। ये कर्म भूमि किसकी रही थी? देवकी नंदन शर्मा की रही थी। किसकी? देवकी नंदन शर्मा की, जो मोर के चितेरे कहलाते हैं, पक्षी चितेरे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महेंद्र कुमार सुमहेंद्र कौन थे? महेंद्र कुमार सुमहेंद्र कौन थे? फ्रेंड्स, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वास्तुकार, नृत्यकार, संगीतकार, गीतकार, ऐसे क्वेश्चन कम पूछते हैं। तो ये होता है ना नृत्यकार, तो ये कट कर दीजिए। संगीत आ गया तो भी कट कर दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ज़्यादातर पूछेंगे मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार, छायाकार, ये भी नहीं होगा। तो चित्रकार, मूर्तिकार है। कौन है ये? चित्रकार, मूर्तिकार। संगीत नृत्य का बहुत कम क्वेश्चन पूछते ही नहीं। आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, ऐसा मिल जाए ना तो उनको तो काट ही देना आप सीधा, और यही कर देना, ठीक है, वो आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो महेंद्र कुमार सुमहेंद्र थे ना, ये चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, इन दोनों रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठता के क्रम में लगाना। देखिए दोस्तों, वरिष्ठता के क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे देखिए, इनमें जो है ना सबसे बड़ा जो है वो है M.F. हुसैन। कौन है? M.F. हुसैन। उसके बाद में है रजा, उसके बाद में है सतीश गुजराल। केवल 3 कलाकारों को लेकर के उन्होंने पूछ लिया। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप RPSC की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो ड्राइंग सब्जेक्ट से, तो ये कलाकार जो हैं, जैसे भारतीय कलाकार हैं, आधुनिक कलाकार, उनकी लिस्ट आप निकाल लो। उन कलाकारों को आप DOB के अकॉर्डिंग क्रम से लगाओ। जैसे पहले M.F. हुसैन, इससे पहले और भी आ रहे हैं, अवनिंदर, गगनेंद्र, ये और भी कलाकार आ रहे हैं, तो उनको पहले रखो क्रम से, उनका DOB लिखो आगे। उस क्रम में ट्रिक बना करके याद कर लो, आप अवश्य ही ये क्रम वाला क्वेश्चन आएगा ना वो सही कर सकते हो। अगर आप ट्रिक बना करके याद करोगे ना तो आप ज़रूर सही कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये जो है ना क्रम वाला, तो इसमें हमारा 3 नंबर सही है। M.F. हुसैन से बड़ा है, फिर इससे छोटा रजा है, इससे छोटा है सतीश गुजराल। इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाबी काल का संबंध किससे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पाब्लो पिकासो है जो घनवाद के चितेरे माने जाते हैं। किसके चितेरे माने जाते हैं? घनवाद के चितेरे माने जाते हैं। अब इसका एक बात आप याद रखोगे कि पाब्लो पिकासो घनवाद के चित्रकार हैं
इन्होंने नीला काल में भी काम किया है, ब्लू पीरियड इनका रहा है, पिंक पीरियड इनका रहा है, ठीक है। पिंक पीरियड ब्लू पीरियड इनका ही है, पिकासो का। यहाँ पे पिंक पीरियड पूछ लिया, अगली बार ब्लू पीरियड भी पूछ सकता है। नीला काल तो क्या कहोगे, पिकासो ही कहोगे। कौन सा चित्रकार है, घनवाद का चित्रकार है। कौन सा चित्रकार है, घनवाद का। 1907 में सबसे पहले इन्होंने घनवाद की पेंटिंग बनाई थी, जिसका टाइटल था अविन्यो की स्त्रियाँ। क्या टाइटल था, अविन्यो की स्त्रियाँ इनकी द्वारा बनाई गई सबसे पहली पेंटिंग है, ठीक है। अविन्यो की स्त्रियाँ सबसे पहले बनाई गई पेंटिंग है, जो घनवाद की सबसे पहले पेंटिंग मानी जाती है, और यहीं से घनवाद का जन्म होता है। 1912 में कोलाज बनने शुरू हो गए थे, और ये कोलाज जो शुरू हुए थे ना, वो घनवाद से ही शुरू हुए थे। किससे शुरू हुए थे, घनवाद से। याद रखना 1907 में अविन्यो की स्त्रियाँ घनवाद की पहली पेंटिंग पिकासो की, क्योंकि अब की बार वेस्टर्न आर्ट भी इन्होंने दे दिया है इसके अंदर, है ना। वेस्टर्न आर्ट भी इन्होंने दे दिया है हमारे साइलेबस के अंदर, तो वो बात आप याद रखोगे। इसके बाद में अगला है बेलेरिना। बेलेरिना या बेले नृत्यों को किसने चित्रित किया, चित्रित किसने किया, बेलेरिना। बेलेरिना नाम की एक नर्तकी की मूर्ति भी है। बेलेरिना नाम की एक लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर भी है, 14 साल की एक लड़की है जो नाच रही है। एक ऐसी मूर्ति भी बनाई गई है जिसका टाइटल क्या है, बेलेरिना है। क्या है, बेलेरिना। आप सर्च कर सकते हो बेलेरिना लिख करके, आप देख लेना, प्रतिमा आएगी आपके सामने। 14 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो डांस करती हुई इसमें दिखाई गई है, जो किसके द्वारा बनाई गई है, देगा के द्वारा बनाई गई है। अब बेले नृत्यों को किसने चित्रित किया, ये बात याद होना, कहीं आगे आना कोई ज़रूरी नहीं है। ये बेलेरिना नर्तकी किसने बनाई है, ये देगा ने बनाई है। तो इसका संबंध बेले जो है ना, ये बेलेरिना यही है, नृत्य करती है, ये नर्तकी है बेलेरिना। तो ये बेले नृत्य से संबंधित हो गया ना, तो ये यही होगा, देगा ही होगा। कौन होगा, देगा, ठीक है, देगा होगा। बाकी मान्य मोन्य ये प्रभाववादी के कलाकार हैं, इसलिए ये भी प्रभाववादी है सारे, लेकिन मूर्तिकार के रूप में जो है चित्र भी इन्होंने बनाए हैं और ये मूर्ति भी बनाई है, तो ये देगा ही है, ठीक है, ये बात याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले। देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ से पाषाण काल के औजार मिले हैं। ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसमें से कौन सा है, पल्लावरम है दोस्तों। कौन सा है, पल्लावरम, जहाँ से सबसे पहले पाषाणकालीन औजार मिले थे। क्या मिले थे, पाषाणकालीन औजार मिले थे। ये बात आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप ये बातों को ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है। ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने गलत माना है। आरपीएससी ने ये क्वेश्चन गलत माना है, ठीक है। ये आरपीएससी ने क्वेश्चन जो है वो गलत माना है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, विनय पिटक जो ग्रंथ है ये पाली भाषा में लिखा गया है। ये ताड़पत्री ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें शायद ये हरिवंश पुराण नहीं, शायद नेमिनाथ चरित ये होगा, शायद ये भी ताड़पत्री है। इसमें से ये दो हो जाते हैं ताड़पत्री है, तो इसलिए आरपीएससी ने ये करे बच्चा या फिर ये करे, किस कौन से वाला करे, इसलिए आरपीएससी ने ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया और इसको सबको बोनस दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसको सबको बोनस मिलता है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, ये विनय पिटक जो ग्रंथ है ये पाली भाषा में लिखा गया, बौद्ध धर्म का है, ठीक है, याद रखोगे आप, बौद्ध धर्म से संबंधित पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखिए, कामसूत्र के रचयिता कौन थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कामसूत्र के जो रचयिता थे वो थे वात्स्यायन। कौन थे, वात्स्यायन। इसके अंदर 64 कलाओं के बारे में जानकारी दी गई है। कितनी कलाओं के बारे में जानकारी दी गई है, 64 कलाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इसी वात्स्यायन के द्वारा जो कामसूत्र लिखा गया है, इसको जयपुर के दरबारी वो विद्वान एक पंडित थे जिनका नाम था यशोधर। कौन थे, यशोधर। यशोधर ने इसी कामसूत्र को लेकर के टीकाकरण किया था जयमंगला नाम से। किस नाम से किया था, जयमंगला नाम से। उन्होंने इसे जयमंगला नाम से टीकाकरण किया, ठीक है। इन्होंने इसे जयमंगला के अंदर षडंग दिया है। क्या दिया है, षडंग। रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो ये जो सूत्र दिया है इन्होंने, एक क्या दिया है, एक सूत्र दिया है
जो जयमंगला के अंदर दिया। जयमंगला के लेखक कौन? यशोधर। किसका टीकाकरण है? कामसूत्र का, जो वात्स्यायन के द्वारा लिखित है। बहुत ही शानदार बात है ये, आप याद रखोगे। ठीक है, षडंग मतलब क्या हो गया? 6 अंग हो गया। क्या हो गया? 6 अंग। तो भारतीय चित्रकला के ये क्या हो जाते हैं? 6 अंग हो जाते हैं, जिसमें कौन सा आ गया? रूप भेद। रूप भेद का मतलब होता है दोस्तों, हमें रूप का भेद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये बना दिया तो आप क्या कहोगे? ये क्या कहोगे आप? ये क्या चीज़ है? आप कहोगे सर ये कप है। ये क्या है? ये कप है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि देखिए दोस्तों ये क्या चीज़ है, ठीक है, मैं कहूँ कि ये क्या चीज़ है, तब आप क्या कहोगे कि सर ये तो आँख है। क्या है? आप क्या कहोगे? सर ये तो एक आँख है। क्या है? एक आँख है। ठीक है, आप कहोगे सर ये आँख है, क्योंकि ये चित्र बनाते समय इन सभी चीज़ों का हमें भेद होना चाहिए। भेद का मतलब होता है इसके बारे में जानकारी है, हमें इसके बारे में पता है। तभी अगर मुझे आँख के बारे में पता है, आँख का रूप कैसा होता है, तब ये मैं चित्र बना पाऊँगा, अदर मैं चित्र बना ही नहीं पाऊँगा। इसलिए कहते हैं रूप का भेद होना जरूरी है। उसके बाद में प्रमाण, रूप भेद के बाद में है प्रमाण। देखिए दोस्तों, जो प्रमाण होता है, प्रमाण का मतलब होता है सही अनुपात होना, लंबाई चौड़ाई सही होना। अब एक मेरे को आप ये बताओ, ये ग्लास है, ये जैसे ये ग्लास है, अब आपने देखा कि हाँ ये इसका जो प्रमाण है वो सही है। अगर मैं इसी ग्लास को इतना लंबा बना दूं, अब मैं कहूं कि ये एक गिलास है, तब आपको यकीन नहीं होगा पहले तो कि ये गिलास कैसे हो सकता है, इतना लंबा नहीं होता। ग्लास की होगी तो यहाँ तक होगी लंबाई, तो हमें पता है कि गिलास यहाँ तक होता है, तो ये क्या होता है? प्रमाण होता है। ठीक है, आँख होती है, आँख के बीच में, दोनों के बीच में एग्जैक्टली स्पेस कितना होता है? ये आँख है, इतना ही यहाँ पे स्पेस होता है लगभग। ठीक है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो हम सही चित्र बना पाएंगे। ये स्पेस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी क्या आएगी? जैसे ये नाक आ जाएगी, नोज आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर ये आईब्रो हो जाएंगे। आईब्रो जो होंगे वो इधर के कान और नीचे वाली लाइन यहाँ तक इसके कान होंगे। ठीक है, आईब्रो के ऊपर लाइन और नोज के नीचे वाली लाइन के बीच में इसके क्या होंगे? कान होंगे। तो ये क्या है? ये हमें प्रमाण, सही प्रमाण बताता है। क्या बताता है? सही प्रमाण बताता है। तो ये हो गया रूप भेद के बाद में प्रमाण। उसके बाद में भाव। देखो भाव होता है इमोशन, वो पेंटिंग के अंदर होना चाहिए। उदासी का भाव, खुशी का भाव, अगर ये है तो वो पेंटिंग, भारतीय जो चित्रकला है वो अच्छी मानी जाती है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव। उसके बाद में लावण्य। लावण्य दोस्तों एक ओड होती है, एक चमक होती है। क्या होती है? चमक। जैसे मोती है, अगर मोती सीधा मेट कलर का मोती है, मेट फिनिश का, मतलब ग्लोसी टाइप का नहीं है, तो वो उसके ऊपर लावण्य नहीं नज़र आएगी। अगर उसके ऊपर चमक नज़र आ रही है ना, तो उसमें लावण्य हो गया। ऐसे ही पेंटिंग के अंदर होता है लावण्य। तो ये लावण्य भी बताते हैं चित्रकला के अंदर जरूरी होना चाहिए। रूप भेदा प्रमाणानि, ठीक है, ये रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम। फिर सादृश्य। सादृश्य का मतलब होता है के जैसा। के जैसा, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, तो ये के जैसा है। क्या है? के जैसा। धनुषाकार भौहें, उसके जैसी भौहें। बनी ठनी की भौहें कैसी है? धनुषाकार। खंजन जैसी आंखें, आंखें कैसी है? जैसे ये ऐसे होता है खंजन पक्षी, तो ये खंजन पक्षी के जैसी है आंखें। तो बनी ठनी की आंखें खंजन जैसी है। भौहें कैसी है? भौहें हैं धनुषाकार। कैसी है? धनुषाकार। आंखें कैसी है? खंजन पक्षी जैसी, तो खंजन करती आंखें। ठीक है, इस तरीके से मीना करती आंखें, खंजन जैसी आंखें, धनुषाकार भौहें, तो वो होता है सादृश्य। तो ये सादृश्य भी होना जरूरी है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। सादृश्यम। वर्णिका। वर्णिका का मतलब होता है रंग। क्या होता है? वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। तो हमें रंग के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे आँख में कौन सा रंग फील होगा? आँख में अगर हम लाल फील कर देंगे तो वो आँख नहीं लगेगी। तो हमें वर्ण का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, कहाँ पे कौन सा वर्ण होगा? गुस्से का भाव दर्शाना है तो वहाँ पे लाल कलर नज़र आएगा। प्रेम का भाव दर्शाना है तो वहाँ पे लाल नज़र आएगा। अगर शांति का भाव दर्शाना है तो वहाँ पे सफ़ेद कलर आएगा। रौद्र दिखाना है तो वहाँ पे रेड आएगा। ये कलर का होता है भाव। तो कलर वर्णिका भंग जो होता है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। सादृश्यम। वर्णिका भंग, ये वर्णिका हो गया, ये हो गए 6 हमारे।
इति चित्र षडंगकम, तो ये इतने सारे क्या हैं, षडंग है। यशोधर पंडित ने दिए थे जयमंगला के अंदर, जो कामसूत्र का टीकाकरण किया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना है। देखिए फ्रेंड्स, भरत मुनि ने जो लिखी है वो है नाट्यशास्त्र। क्या लिखी है? नाट्यशास्त्र। सबसे पहले कला शब्द हमारे सामने आता है, वो आता है ऋग्वेद में। किस में आता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, यथा कला यथा सफ मग श्रृण स नयामति। कौन सा श्लोक आता है? यथा कला यथा सफ मग श्रृण स नयामति। यथा कला यथा सफ मग श्रृण स नयामति। मग श्रृण स नयामति। मग श्रृण स नयामति, ये एक श्लोक आता है, जिस श्लोक के अंदर केवल मात्र हमें ये कला शब्द नज़र आता है। क्या नज़र आता है? केवल कला शब्द नज़र आता है दोस्तों। इसमें यहाँ पे कला शब्द का एक्चुअली में कला के लिए नहीं इस्तेमाल में लिया गया, क्योंकि इसके बाद ये सबसे पहले बहुत ये पुराने ग्रंथ थे, इससे बाद में तो रामायण भी लिखी गई है। वहाँ पे कला को शिल्प कहा गया था। क्या कहा गया था? शिल्प। तो पहले शिल्प कहा जाता था कला को। क्या कहा जाता था? शिल्प। याद रखोगे आप, कला को पहले शिल्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिल्प कहा जाता था। और यहाँ पे क्या, ऋग्वेद के अंदर केवल मात्र ये कला शब्द आया है। कला शब्द का यथार्थवादी जो प्रयोग हुआ है ना, वो हुआ है नाट्यशास्त्र में। तो कहते हैं कला शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? नाट्यशास्त्र में। कला शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? नाट्यशास्त्र में। ये बात याद रखोगे, जो भरत मुनि के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर रस के बारे में भी जानकारियाँ दी है, जो हम आगे फॉलो करेंगे तो उसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? दोस्तों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्र सूत्र है ना, वो 9 अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय में? 9 अध्याय में। विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण है, ठीक है, चित्र सूत्र नाम का एक प्रकरण आता है। चित्र सूत्र नाम का क्या है? एक प्रकरण है। क्या है? एक प्रकरण है। तो यहाँ पे दोस्तों 9 अध्याय का मतलब है कि चित्र सूत्र नाम का जो प्रकरण है वो अध्याय 35 से लेकर 35 से लेकर 43 तक। कहाँ से? अध्याय नंबर 35 से 35 से लेकर 43 तक जो है वो चित्र सूत्र है। इतने के अंदर चित्रों के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए 35 से काउंट करते हैं, 35, 35 से 36 से 37 38 39 40 41 42 और 43। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 हो गए ना कुल। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल 9 अध्याय। कितने हो गए? 35 से 43 तक अध्याय में चित्र सूत्र है। याद रखोगे तो ये कुल अध्याय कितने हो जाते हैं? 9। तो संपूर्ण जो चित्र सूत्र है ना विष्णु धर्मोत्तर पुराण का, वो कितने के अंदर है? 9 अध्याय में विभक्त है। तो अगला पार्ट भी मैं जल्द लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। ये आगे वाले जो क्वेश्चन है ना वो भी सोल्व करेंगे हम। तो अभी वाले पार्ट में इतने ही। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी टीजीटी पीजीटी के भी, DT+B की, KVS के भी, NVS के भी जो भी पेपर होंगे सारे यहाँ पे हम लेकर के आएंगे। और आगे जब टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए थ्योरी भी लेकर आऊँगा। थ्योरी की भी क्लासेस लेंगे हम यहाँ पे। तो अगर ये वीडियो पसंद भी आया आपको तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों।